फ्रेंड्स, आपका अपना मित्र, आपका अपना भाई अजय पांडे आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर कितने प्रकार से निर्माण होता है स्वरों का, व्यंजन क्या है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, इनसे हमारे प्रश्नों में इनसे हमारे पेपरों में प्रश्न कैसे बनता है, हमने उसकी चर्चा की। और उसके बाद हमने अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा की थी। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि सघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले आपसे इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सघोष वर्ण। हमने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि अपने आप में बहुत कठिन हो। हर सब्जेक्ट सरल होता है, बस हमारे आपकी समझने और समझाने की शैली अलग होनी चाहिए। आप में समझने की कोशिश और हमें समझाने की कोशिश होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट आसान होता है, सरल होता है, सुगम्य होता है। तो चलिए हम सघोष की चर्चा करते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण आते हैं उन्हीं का पूरा खेल होता है हिंदी वर्णमाला में, और कुछ नहीं होता है। हम चर्चा करते हैं सघोष की और अघोष की। 2 मिनट के अंदर आपको सघोष और अघोष समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए चर्चा करते हैं सघोष वर्ण की। जो हमारा सघोष वर्ण होता है उसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। कुछ याद ही नहीं करना, सिर्फ दिमाग में आप बैठा के भी याद कर सकते हो। जरूरी नहीं कि रटें और जरूरी नहीं है कि वो ट्रिक याद करें। आप वैसे भी वर्णमाला अगर आपको याद है स्वर व्यंजन, फिर भी आपको सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण रटने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। आप यहाँ देखिए, समझिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्वर और एक तरफ लिख लेता हूँ व्यंजन। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें ना कुछ रटना है और ना कुछ रटाना है। चलिए देखिए, तो पहले हम स्वर लिख लेते हैं। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और रे। ए, ऐ, ओ, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था 2 अयोग वाह भी होते हैं, जिसको आप अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। 2 वो होते हैं, तो उनको भी यहाँ काउंट कर लेता हूँ। आपके 2 हो जाते हैं अयोग वाह, अनुस्वार ऊपर जो लगता है और जो साइड में लगता है वो होता है विसर्ग। इसकी हमने आपसे चर्चा की थी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर हिंदी में एक बार फिर से चर्चा कर दे रहे हैं, अगर हिंदी में स्वरों की संख्या आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 11। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, सिर्फ यहीं तक। इन दोनों को हमने सिर्फ आपको सघोष और अघोष के लिए लिया है, या आप कह सकते हैं कि स्पेशल सघोष और अघोष के लिए भी नहीं लिया गया है। ये सिर्फ लिया गया है कि हिंदी वर्णमाला हमारे 52 वर्ण कौन कौन से बनते हैं उसके लिए, ताकि हमको बाद में लिखना है और इरेज करना ना पड़े, इसके लिए लिख लिया है। अभी आप इसको मत काउंट कीजिएगा, मैं आपको सघोष और अघोष बताने के बाद आपको इसको बताऊंगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे हो जाते हैं इसको लेकर। चलिए, ये हो जाता है हमारा स्वर। और व्यंजन में अगर हम चर्चा करें तो हमारे व्यंजन में आता है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 वर्ण आपको पता है कि ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, इतना आपको पता ही होगा, स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपके या, रा, लावा, 4 ये और 4 आपके सा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। आपको सघोष और अघोष रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करना है। सघोष में आपके क्या क्या आ जाएंगे, फिर से एक बार देखिए। इसको हम क्रम कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सघोष में आपको याद कर लेना 345। 345 मतलब
हर वर्ग, आपको हमने पहले वीडियो में बताया था, इसको आप बोलोगे का वर्ग, इसको आप बोलोगे चा वर्ग, इसको बोला जाता है टा वर्ग, इसको बोला जाता है पूरे को ता वर्ग, और इसको बोला जाता है पा वर्ग। तो आपको 345 का मतलब ये समझना है कि 345 का मतलब का वर्ग के से लेकर चा टा ता पा, इन पांचों वर्गों के चारों अक्षर, पांचों अक्षर आपके सगोश में आएंगे। यानी ये इतना पूरा कॉलम, यानी आपको गा घा अंगा जा झा इया डा ढा आड़ा दा धा मा बा भा मा, इतने वर्ण आपके आ जाएंगे सघोष में। तो आप आराम से याद कर सकते हो, सघोष बराबर 345 प्लस सभी स्वर आपके आ जाएंगे। हमने लिख दिया सभी स्वर, ठीक है, 11, इनको छोड़ दें। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें अंता अस्त व्यंजन, इसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। आपका आ जाएगा अंता अस्त व्यंजन, इसके अंतर आपका आ जाएगा अंता अस्त व्यंजन। चलिए, और उसके बाद आपका ये हा, ये भी इसमें काउंट हो जाता है आपका। और दो इसमें आपका बचता आ जाता है उपचित व्यंजन। उपचित व्यंजन क्या है, इसकी चर्चा भी आप कर लेते हैं। उपचित व्यंजन इसमें आप कहते हैं 2 वर्ण, और एक आपका आता है आगत जा वर्ण। इतने वर्ण आप कहते हैं सघोष में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सघोष में आने का 1 वर्ण 345। अब आपको 345 पता है ये वर्ण, और उसके बाद आपका आ जाएगा अंतःस्थ या रा लावा, और उसके बाद हा। उपचित में आपका आता है डा और ढा। एक बार फिर सुन लीजिए, उपचित वर्ण जो होता है उसमें आपका आता है डा और ढा, और एक ही आपका आता है जा। इतने वर्ण टोटल आपके 34 वर्ण आते हैं सघोष में। आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 11, 15 1 16 10 26 27 28 29 30 31 32 33 और एक 34 वर्ण आते हैं आपके सघोष वर्ण में। और बाकी अघोष का जो ट्रिक है उसकी भी ट्रिक आप आसानी से याद कर सकते हैं। अघोष बराबर आपका होता है 12 प्लस सा 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 और सॉरी ये थी। अब 12 का मतलब का खा चा छा लिख देता हूँ, का चा सॉरी का खा चा छा टा ठा ता था पा और फा, ये आपके आ जाते हैं अघोष में। आप याद कर सकते हैं ट्रिक, अघोष बराबर 12 प्लस सा सा सा, इसमें कुल आपके आते हैं 13 वर्ण, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 ये 13 वर्ण। अघोष में वर्णों की संख्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अघोष वर्ण आप बताएंगे 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही चल गया होगा। और उप सघोष जो होते हैं, सघोष आपके 34 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 345 प्लस स्वर प्लस उपक्षेप प्लस हा प्लस जा या और स्वर, ये आपके हो जाते सॉरी अंतःस्थ, ये आपके हो जाते हैं सघोष। और कहीं कहीं आपको सघोष दिखाना मिल गया, आपको घोष मिल जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सघोष का भी मतलब वही होता है और अघोष का भी मतलब वही होता है। तो ये आपके हो गए सघोष और घोष। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से हैं जो आते हैं, तो इसको हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमको समझना है। चलिए चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से आते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, देखिए हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण कौन कौन से हैं। 11 आपके स्वर हो गए और 2 आपके योगवा हो गए, टोटल हो गए आपके 13। टोटल आपके हो गए 13 वर्ण और 5 5 5 5 और 5 टावर के 5 टावर ताव सॉरी 5 चावर के 5 टावर के 5 तावर के और 5 पावर के, 5 पचम 25, ये हो गए 25। 4 अंतःस्थ वर्ण आपके और 4 ऊष्म वर्ण आपके।
5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 6 कैरी 1 या हासिल 1, 3 1 4, 2 1 3, 3 1 4 46 वर्ण। 4 आपके बचते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 में आपने संयुक्त व्यंजन की चर्चा पहले वीडियो में की थी, जिसमें आपका था छ, त्र, ज्ञ और स्र। 4 ये हो गए आपके, 4 ये हो गए आपके और 4 ये हो गए आपके। यहाँ तक हमने काउंट कर लिया था। अब बारी की 4 ये हो गए, तो ये आपके टोटल हो गए 50। बचा 2 आपका आता है उपक्षिप्त व्यंजन। 2 आपका आ जाता है उपक्षिप्त व्यंजन। इसमें आपका आता है ड और आपका आता है ढ। 2 ये आपके हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला के टोटल 52 वर्ण। आप लिख सकते हैं हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला के 52 या 52 वर्ण कौन कौन से हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार आपको फिर बता देते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से हैं। आपके 11 स्वर हो जाते हैं, 2 अयोग हुआ, टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 13। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 स्वर, 2 अयोग हुआ, टोटल 13। 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतःस्थ और 4 आपके ऊष्म व्यंजन। टोटल आपके होते हैं 46। टोटल हो जाते हैं 46 और 4 आपके हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। टोटल हो गए 50 और 2 आपके हो जाते हैं उपक्षिप्त व्यंजन। इनको मिलाकर आपका हो जाता है टोटल 52 वर्ण। यही हिंदी वर्णमाला के टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिनको हम हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो हमारे संस्कृत के महस्व सूत्र से या महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से उच्चारण स्थान के कुछ सूत्र हैं, जिसको याद कर लेने से हमें हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए सुगमता हो जाती है। उसको हम याद कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी कुछ ट्रिक बनाए गए हैं, लेकिन वो आपके सभी वर्णों को लर्न करने के लिए या याद करने के लिए सही मायने में सही नहीं होता है। बाकी आपको जो सुगम लगे आपको दोनों बता देंगे। आप याद अगर संस्कृत वाला कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसकी चर्चा करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, पहला जो आपका है वो है अकु विसर्जनीयानाम्। अकु विसर्जनीयानाम् कंठा। इसको थोड़ा आपको याद करने में समस्या होगी, लेकिन आसानी भी बहुत है। और दूसरा बाकी जो ट्रिक है आप कहाँ तक याद कर सकते हो। एक आपका है सूत्र जो आप लोग नॉर्मली हर वीडियो को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, कतामुदो। तो एक कतामुदो जो आपका ये आपका जो हिंदी में भी हमने आपको बताया था इसके पहले, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यहाँ तक आपका कतामुदो काम करता है। कतामुदो मतलब एक कंठ का का वर्ग के लिए का, तालु वाला ता, मूर्धन्य वाला मु, दा, दंत वाला दा और ओष्ठ का ओ। इतने के लिए तो आपका ये लागू होता है। ये ट्रिक आपको बना देते हैं। कतामुदो वर्णों को उच्चारण स्थान कता मु दो, यही आपको सूत्र बता दिया था, ट्रिक बता दिया जाता है आपको याद करने के लिए। जबकि आप इससे आगे डिफीट कर सकते हो। अगर आपसे और कुछ पूछ लेता है कि आप बताइए इसमें से इसका उच्चारण स्थान क्या है, या उच्चारण स्थान क्या है, या और कुछ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो आप इसको याद कर लोगे, आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं इस ट्रिक के अंदर आपका कौन कौन सा वर्ण आता है। चलिए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं।
इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। अकु का मतलब आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ, यानी आ के जो 18 भेद होते हैं वो सब, और 18 भेद कौन कौन से होते हैं आपको उसको भी बताएंगे। और आपका कु का मतलब का वर्ग। अब का वर्ग हमने आपको बताया था, का वर्ग में आपका आ जाता है का, खा, गा, घा और अंगा। और उसका विसर्ग का मतलब है विसर्ग से, जो आप ये विसर्ग लगाते हो। अभी हमने आपसे इसके पहले वीडियो में चर्चा किया था, उससे पहले भी आपको 2 आयोग बताया था, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, वही विसर्ग है। इतने का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ। अब यहाँ पर आपको कतामू द से सिर्फ काखा काघा अंगा का पता चला था, लेकिन आपको विसर्ग का पता नहीं चला था और हा का भी पता नहीं चला था कि हा का उच्चारण स्थान क्या होगा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा। सिर्फ आपको यही 5 का पता था, लेकिन इन 3 के बारे में आपको पता नहीं था, इसलिए आपको ये सूत्र याद कर लेने में ज़्यादा सुगमता होगी। चलिए इसका हम दूसरा सूत्र लिखते हैं। दूसरा है इचु यशानाम ताल। इचु यशानाम ताल। अब यही ता वाला ता, इसमें से आपको चा वर्ग मिलेगा, ना कि सब। अब इसमें आप कौन कौन सा याद कर सकते हो, छोटी ई, बड़ी ई, जिसको आप हर्ष और दीर्घ बोलते हो, चा वर्ग। चा वर्ग के अंदर आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे, चा, छ, जा, झ, इय। उसके बाद आपका या और तालव्य वाला सा, जिसको आप तालव्य सा बोलते हो या सीटी वाला सा बोलते हो, इसका। और इसमें सिर्फ कतामू दो से सिर्फ आपका चा वर्ग 5 ये याद होगा, यही 5 का आप चांस बता सकते हो, लेकिन इनका आप नहीं बता सकते हो, इसलिए आपको ये फार्मूला ज़्यादा बेटर पड़ेगा, आप इसी को लर्न कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है वो है ऋतु रसा मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, री, छोटी री और बड़ी री। छोटी री और बड़ी री में फर्क क्या है आप ये भी देख लीजिए, आपको जल्दी पता भी नहीं होगा और पता भी है तो फिर भी देख लीजिए। जो हम एक लगा होता है एक री टाइप में, ये आपका ह्रस्व री होता है, जबकि जो आपका दीर्घ री होता है ये एक बार करके एक बार और लगा होता है इस मॉडल में। जैसे आप संधि करते हो लिखते हो मातृधन ऋण, मातृधन ऋण, और बराबर आप लिखते हो मातृण। आपका जो शुद्ध मातृण होता है ये होता है दीर्घ संधि की री के बाद री है तो दीर्घ री, हम आपको इसको संधि बताएंगे, तो ये होता है आपका मातृण। तो दोनों री हो जाता है। और टा वर्ग, अब टा वर्ग में आपको पता है क्या क्या आ जाएगा, टाठा डाढ़ा अड़ा, और उसके बाद आपका रा और मूर्धन्य सा, यानी इसको आप खटकोट वाला सा बोलते हो, इतना आपका मूर्धा से हो जाता है। उसके बाद आपका चौथा जो आता है आपका आता है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, यानी दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण। इसमें आपको कौन कौन सा आ जाएगा, ली, और ये संस्कृत के लिए स्पेशल आता है, लेकिन आप संस्कृत में ली की गणना की नहीं गई है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप लर्न कर लेते हो तो संस्कृत के लिए फायदा होगा। उसके बाद आपका आता है तावर्ग, यानी ताथा दाधा न, आपका हो गया तावर्ग, ला और सा। तावर्ग के अंदर आपको पता है ता, था, दा, धा और न, इतने वर्ण होते हैं इससे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं अगले सूत्र की। चलिए अगला हमारा जो सूत्र है वो है उपपद्मनीयानाम।
ठ। इसके अंतर्गत आप कौन कौन से वर्ण आएंगे? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। और उसके बाद धमनी है, उपधमनी है, इसकी चर्चा जिघामूली है। ये सब संस्कृत टॉपिक है, इसकी चर्चा हम संस्कृत में करेंगे। सिर्फ आप इतना समझ लिए कि इस सूत्र से आपको ह्रस्व उ और दीर्घ उ, पा वर्ग इतने का उच्चारण स्थान यहाँ से होता है। उसके बाद अगला आपका आता है ए ऐ का उच्चारण स्थान। तो ए ऐ के लिए आपका अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। अब आपसे पूछा जाए ए दैतो कंठ तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आप कहते हैं ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ताल। और उसके बाद आपका अगला आता है ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ द तो कंठोष्ठ। ओ द तो कंठोष्ठ। अब इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आप कहते हैं ओ और अ। और वा के लिए वकार से दंतोष्ठ। और वा के लिए वकार से दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ से आपको बोला जाता है वा, स्पेशल वा। और आपका आता है जो आपके पांचमाक्षर होते हैं या, मा, अंगा, अड़ा, नम। इनका उच्चारण स्थान होता जो है वो होता है नासिकाक्षर। यानी ये नाक से भी उच्चारित होते हैं और अपने अपने उच्चारण स्थान के वर्णों से भी ये उच्चारित होते हैं। अब इसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे संस्कृत में स्पेशल। अभी आप इतना समझिए कि ये नाक से भी उच्चारित होते हैं और अंगा कंठ से भी होता है, नाक से भी होता है, इया तालु से भी होता है, नासिका से भी होता है। और उसके बाद माँ किस वर्ण में? ये माँ ये भी उच्चारण होता है नासिका से, और न ये भी उच्चारित होता है नासिका से। तो दोनों जगह से होते हैं। चलिए अपने आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। लगभग सारे उच्चारण स्थान आपके ही समाप्त हो जाते हैं। अब इसके आगे वीडियो हमसे चर्चा करेंगे संधि की, कि संधि की शुरुआत कैसे होती है, संधि क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।